जिन लोगों को अब ये नए टर्मिनोलॉजी पता चल रही है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछले काफ़ी 20-25 साल में हम लोग इसके विषय में जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ये एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि फेफड़े के डिफरेंट हिस्सों को अफेक्ट करता है। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि यह कोविड-19 और इस वायरस में एचएमपीवी में क्या फ़र्क है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस है, इट इज़ ए नोन वायरस, मतलब कि हमें इसके बारे में मालूम है और ये आमतौर पे सर्दियों में देखा जाता है कॉमनली, या जब मौसम ठंडा होता है। जो कोविड-19 था वो एक बिल्कुल नया वायरस था। कोरोना वायरसेस की पहले भी बीमारियां होती रही हैं। उसमें से एक वैरायटी थी जो सार्स 1 था, जिसके बेस पे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि हमने हांगकांग में देखा। उसके बाद मिडिल ईस्ट में हुआ था, जिसको मर्स बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरसेस। उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई थी, जो चेंजेस हुई थी, उसके कारण काफ़ी दिक्कतें आई थी, जिसके क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको कभी एक्सपोज नहीं थी। यहाँ तक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस की कंसर्न है, जो डाटा हमें शो करता है वो ये शो करता है कि अगर मैं अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, उनका जो वहाँ से डाटा आता है कि प्रैक्टिकली 5 साल तक सभी को इस वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है और कॉमनली ये बच्चों में मिलता है और एडल्ट्स में भी मिलता है। अब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, क्योंकि ये जो अखबारों में चीज़ें आ रही हैं और जो मीडिया में आ रहा है, जो चाइना की खबरें हैं, बच्चों को लेके पेरेंट्स चल रहे हैं या भीड़ लग रही है और कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, वो दो कारण हैं उसके। एक तो नॉर्मल स्पर्ट है ये वायरल डिजीज़ का सर्दियों में। जैसे कई बार हम कहते हैं सर्दी शुरू हुई तो खांसी ज़ुकाम बुखार, ये सारी जो खांसी ज़ुकाम बुखार है ये वायरसेस के कारण है। सेकेंडली, क्योंकि चाइना से डाटा बहुत छन के आता है और जो चाइना में हमें पिछली बारी डिले रिपोर्टिंग हुई उसके कारण जो दिक्कतें हुई, तो लोगों को लगता है कि कहीं ये कोई चीज़ अंडर प्ले तो नहीं हो रही है कि कहीं, और एक जो पुराना एक दुस्वप्न था जो हमें 3 से 4 साल का, तो इसलिए वो एक दहशत सी थी दिमाग में, वो सामने फ्रंट में इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। अब हम ये आते हैं कि हमने आपसे अमेरिका की भी बात की, चाइना की भी बात की, क्या हिंदुस्तान में ये वायरस नोन है कि नहीं। हमारे रोहतक के अंदर भी जब से हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग शुरू करी है, पिछले 1 साल में हमने 5 केसेस देखे हैं इसके हमारे पास। और ये मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ, साथ में और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी थे, लेकिन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस के हमने एडल्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जो केसेस आए हमारे पास, उसके अंदर लगभग जो इंसिडेंस है हमारा टोटल में देखे, जो हमने लिमिटेड टेस्टिंग की थी, 5% के करीब इंसिडेंस है। तो कहने का अभिप्राय ये कि ये नया वायरस नहीं है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। सिर्फ जिस चीज़ का फ़र्क पड़ा है कि अब डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अवेलेबल हो गई हैं, जिस जैसे कि हम आरटीपीसीआर जो हम करते हैं, मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर है, कोविड में भी वही करते हैं, इन्फ्लुएंजा में भी वही करते हैं। और अगर जब हम उसको हम जेनेटिक मटेरियल एचएमपीवी के करते हैं तो डायग्नोसिस हमें मिल जाता है। और पीजे रोहतक में हम पिछले 3 साल से ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से अवेलेबल हैं, कर रहे हैं, और जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के वायरसेस इस समय सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को एक ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बीमारी के बारे में मालूम है, सिम्टम्स इन सब के एक से होते हैं। इनसे मिलता जुलता बच्चों में एक और वायरस होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं, ये सेम ही फैमिली के हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंसिडेंस है निमोनिया का वो आरएसवी में थोड़ा सा मिलता जुलता है और उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इंसिडेंस निमोनिया का ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस में ज़्यादा है। लेकिन आरएसवी, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये उसके बीच का माना जाता है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, क्योंकि इसमें ब्रोंकेलाइटिस तो आरएसवी की तरह करता है और निमोनिया का इंसिडेंस रिलेटिवली कम होता है उससे। और बच्चों में जो एविडेंस देखा गया है यूएसए से या वेस्टर्न से आया, वो लगभग 12% की जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो इनके कारण, इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस के कारण होती है। पैनिक नहीं होना चाहिए। और जो चाइना का डाटा जितना भी अभी तक उन्होंने किया है, 30% केसेज इन्फ्लुएंजा के हैं,
तो अगर आपको याद हो तो पिछली बारी हम नॉर्थ अमेरिका में ख़ास तौर पे कोविड, इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी आरएसवी वायरस, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस थे। ये अभी हमें डिटेल देख जानने की ज़रूरत है कि कितने कॉम्बिनेशंस में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरसेस है और कितने के साथ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो HMPV है उसके साथ इन्फ्लुएंजा है। वो डाटा एक अगर चाइना शेयर करेगा तो चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। तो इसलिए मेरा तो अपना मानना ये है कि जो हमारे पास एटलीस्ट PGI में जो डायग्नोस्टिक सुविधाएं हैं, हमारे पास दोनों तरह के टेस्टिंग है। हम मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग RT-PCR की कर रहे हैं एक टेक्निक से, दूसरा हम प्री फॉर्म्ड जो टेक्निक है इसमें थोड़ा टाइम लगता है 6 से 12 घंटे, और जो दूसरी टेक्निक है फिल्मरे असेस बोलते हैं जिसको लोग, ट्रेड नेम बायोफायर है उसका, लेकिन फिल्मरे है और उससे रिलेटेड है, उसके अंदर 2 से 3 घंटे में डायग्नोसिस बन जाता है। मेरा आपके ज़रिए श्रोताओं को और पब्लिक को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सब तरह की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर आमतौर पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, या कई बार जैसे जो दवाइयाँ हम दमा में यूज़ करते हैं उस तरह की दवाइयाँ नेबुलाइजेशंस वगैरह या इनहेलेशंस करनी पड़ती हैं, और इलनेस यूजली 4 से 5 दिन की है और बच्चे अच्छी तरह से रिकवर कर जाते हैं। और सिमिलरली एडल्ट्स में भी, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ एज थोड़ी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने पहले का दोबारा एम्फेसाइज करूँगा कि 5 साल तक के बच्चों में जो वेस्टर्न वर्ल्ड का डाटा है, प्रैक्टिकली हर बच्चे को इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि अभी हम ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आने लग गई हैं, इसीलिए अब चीज़ों का पता भी चलना शुरू हो गया है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन होनी अच्छी बात है, लेकिन उसमें उस इन्फॉर्मेशन में नॉलेज और विजडम कहीं छुप नहीं जानी चाहिए।